जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फिलोफोन पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही है। तो जुड़ जाइए, इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जिस भी बच्चे ने देखो अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया है, इसको ज्वाइन कर लो और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट रहती है वो आपको मिलती रहे। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, यहाँ पर सोर्स वीडियो डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज रिफ्लेक्ट करती है। चंपा गुड मॉर्निंग, प्रिया गुड मॉर्निंग, आप सभी को शुभ प्रभात और जुड़ जाइए। आज की एक कार्यशाला को हम शुरू करेंगे फिर हिस्ट्री क्लास को। और अभी तक हम अकबर को स्टडी कर रहे हैं। अंजलि गुड मॉर्निंग। चित्तौड़ अभियान हो चुका है। चित्तौड़ अभियान अकबर के शासनकाल का कलंक माना जाता है भाई, ठीक है। 30,000 यहाँ पर जो राजपूत थे वो मार दिए गए थे, नियत थे। तो यहाँ से आज हमारी शुरुआत होगी अकबर के गुजरात अभियान से रिलेटेड, क्योंकि गुजरात अभियान के बाद जैसे ही अकबर वापस आएगा, आगरा आ जाएगा, तो गुजरात के अंदर क्या हो जाएगा, दोबारा से विद्रोह उत्पन्न हो जाएगा। अब ये स्थिति, आज की स्थिति जो होगी हमारी, हमें ये चेक करनी है। परमदीप गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं। अकबर जैसे ही आगरा आया तो गुजरात में दोबारा विद्रोह हो गया था। अब्दुल सुल्तानपुरी एवं भारमल को आगरा का प्रभारी नियुक्त करके अकबर 9 से 11 दिनों के अंदर ही गुजरात से अहमदाबाद पहुंच गया था। इसी समय अकबर को पुर्तगाली वायसराय डोम एंटोनियो दा नोहरो का दूत एंटोनियो कब्राल मिला था। आरिफ गंधारी के अनुसार खंबात यानी कैम्बे में अकबर ने पहली बार गुजरात विजय के दौरान ही समुंदर देखा था। इसी विजय के बाद सिकरी का नाम बदलकर फतेहपुर सिकरी रखा गया था और बुलंद दरवाजे का निर्माण इसी समय करवाया गया था। As soon as Akbar come to Agra, there were rebellion against the Gujarat. After appointing Abdul Sultan Puri and Bharmal in charge of Agra, Akbar reached Ahmedabad in Gujarat within 11 days. At this time, Akbar had met Antonio Cabral, the messenger of Portuguese Viceroy Domo Antonio da Nora. According to Arif Kandhari, Akbar saw the sea for the first time in Khambat and Cambe. After this victory, the name of Sikri was changed Fatehpur Sikri and Buland Darwaza was constructed. 1574 ईस्वी में अकबर ने मुनीम खां के नेतृत्व में बिहार एवं बंगाल पर अभियान किया। दाऊद खान ने, यहाँ का जो बिहार का जो शासक था, बंगाल का जो यहाँ का शासक थे, उसने दाऊद खान ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1574 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में दीवाने खास के अंदर इबादत खाने का निर्माण करवाया था। 1574 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण करवाया गया था। इन 1574-76 AD, अकबर कैंपेन्ड ऑन बिहार एंड बंगाल अंडर द लीडरशिप ऑफ मुनीम खां. Daud Khan accepted the subordination of Akbar. In 1574 AD, Akbar had contested the Ibadat Khana inside Diwan Khan in Fatehpur Sikri. हल्दी घाटी का इतिहास के अंदर
सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से माने जाने वाला एक युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध है। हल्दी घाटी का मैदान वर्तमान में राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। सैनिक दृष्टि से अकबर विजयी रहा था। ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था भाई? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर। महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खां सूर, हाकिम खां सूर। इसका सेनापति मान सिंह और आसफ खां। इसके मान सिंह प्लस आसफ खां के नेतृत्व में ये भेजा गया। लेकिन मानसिंह को जिस काम के लिए भेजा गया था उस काम में असफल हो जाता है और इसे दरबार में प्रस्तुत होने के लिए मना कर देता है कि दरबार में पाबंदी लगा दी। दरबार में आने पर क्या लगा दी? पाबंदी लगा दी। दरबार में आने पर मनसब हटा दिया गया। इसका मनसब हटाकर इसे पश्चिम बंगाल भेज दिया गया था। इस युद्ध में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार बदायूं कहता है कि उसने राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी रंगी थी। किसने? अकबर ने। अकबर ने राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी रंगी थी। इस युद्ध को महाराणा प्रताप व मानसिंह युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हल्दी घाटी का नाम युद्ध आदि नामों से जाना जाता है। आगे हम देखेंगे कि अलग अलग नाम, जैसे से हाथी घोड़े के नाम युद्ध के नाम से जाना जाता है। कर्नल टोडी से अलग नाम देंगे। कर्नल टोडी की जो द एनाल्स ऑफ एंटिक्विटी है उसके अंदर पहली बार हल्दी घाटी युद्ध नाम मिलता है और उसी के नाम से ये युद्ध प्रसिद्ध होता है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, द प्लान ऑफ हल्दी घाटी इज करंटली इन Rajsamand district of Rajasthan. Akbar was victorious from military point of view. Akbar's army was led by Man Singh and Asif Khan, but Man Singh failed in the work for which he was sent, and due to this, he was banned from the coming to the court. His mansab was removed, and he was sent to West Bengal. Badayuni, the only historian present in this war, says that the colored his beard with the blood of Rajputs. This war is known by the name of Maharana Pratap, Mansingh War, Haldi Ghati War, etc. अबुल फजल अकबरनामा के अंदर क्या कहता है इसे? ये कहता है कि ये युद्ध जमनौर में हुआ था। बदायूनी क्या लिखता है कि मुत्कल उल तवारिख में लिखता है कि गोमुंदा का युद्ध इसे कहा है। किसका युद्ध? गोमुंदा का युद्ध कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी रचना है। अभी सेकंड या थर्ड स्लाइड है। इसकी रचना द अनाल्स ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। सर्वप्रथम इस पुस्तक में इस युद्ध का नाम हल्दी घाटी युद्ध नाम मिलता है। तब से यही नाम प्रसिद्ध हो गया। इसमें कर्नल ने मेवाड़ को थर्मोपोली कहा है। हाथी घोड़ा युद्ध, हाथी जो था ये मुगल का प्रतीक था और घोड़ा महाराणा प्रताप का प्रतीक था। बनास का युद्ध, बनास नदी घाटी के किनारे लड़ा गया था। बनास का युद्ध इसलिए कहा गया। अबुल फजल अकबरनामा, दिस बैटल टुक प्लेस इन जमनौर। बदायूनी मुख्तल-ए-तवारिज, बैटल ऑफ गोमुंदा। कर्नल जेम्स टोड, for the first time in his book The Annals of Antiquities of Rajasthan, this war was named War of Haldi Ghati. Since then, this name has been famous. In this clone has called in this the colonel called is Mewad was Thermopylae, also called Elephant and Horse War. एलिफेंट जो है ये मुगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉर्स जो है ये महाराणा प्रताप को रिप्रेजेंट कर रहा है। बैटल ऑफ बनास took place on the bank of river of बनास। ठीक है, इसलिए इसको कहा गया रक्त तलाई का युद्ध। इसे कहा गया, क्या कहा गया? रक्त तलाई का। खमनौर गांव के पास बनास के घाटी, बनास नदी के किनारे स्थल पड़ता है और इसी स्थान पर युद्ध का अंतिम निर्णायक लड़ाई लड़ी गई थी। कहां पर? रक्त तलाई। तलाई खमनौर गांव में पड़ता है। ठीक है, बनास नदी के किनारे है। 1581 ईस्वी में अकबर ने काबुल का अभियान किया। हकीम मिर्जा एवं उनकी माता
मानसूख बेगम हार जाते हैं। ये कहाँ पर है भाई? ये सिंध काबुल के अंदर है। यह युद्ध मान सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था। अकबर ने अपनी सौतेली बहन वजुनिसा को काबुल का गवर्नर बनाया गया था। प्रथम महिला सूबेदार थी ये। क्या थी? प्रथम महिला सूबेदार। अगर आपसे पूछे कौन थी, तो वजुनिस थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री मुगल काल में कौन है? इनकी दाया माँ महमंगा है। प्रथम महिला शासक अगर पूछे मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम, तो वो कौन है? रजिया सुल्तान है। अगर आपसे पूछे कि संरक्षिका के रूप से प्रथम, संरक्षिका के रूप में प्रथम महिला शासक है, तो नागनिका। क्या? नागनिका। सातवां वंश का आपने पढ़ा था, सातवां वंश के अंदर मैंने नागनिका का जिक्र किया था, जो अपने पुत्र संरक्षिका के रूप में, अपने बेटे की संरक्षिका के रूप में शासक बनी थी। बैटल ऑफ रक्त तलाई, Kamnor village on the bank of the Manas. It was here that the last decisive battle of this war took place. Akbar campaigned against Kabul in 1581 AD. Hakim Mirza and his mother Munchak Begum are defeated. War was fought under the leadership of Man Singh. Akbar made his half sister Wajunisa the governor of Kabul, the first woman Subedar. 1586 ईस्वी में अकबर के द्वारा कासिम खां और भगवान दास के नेतृत्व में कश्मीर विजय के लिए सेना भेजी गई थी। इस समय कश्मीर पर चाक वंश का शासन कर रहे थे। क्या कर रहे थे भाई? चाक वंश इस समय कश्मीर पर शासन कर रहे थे। यहाँ पर जो शासक थे यूसुफ खां और याकूब खां को क्या कर लेते हैं? अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, और कश्मीर एक प्रांत न होकर एक जिला था। क्या था? एक जिला था भाई, जो मुगल काल के अंदर और मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था। 1591 ईस्वी में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में सेना सिंध विजय के लिए भेजी थी। सिंध के तैमूरी शासक मिर्जा जानी बेग ने स्वयं दरबार में आकर बद ए दरबार यानी अधीनता स्वीकार कर ली थी, स्थिति स्वीकार कर ली थी। यह शासक अकबर के दीन इलाही के चुनिंदा आध्यात्मिक शिष्यों में से शामिल किया गया था। इसे 3000 मनसब दिया गया था और मुल्तान की जागीर इसे प्रदान की गई थी। In 1586 AD, an army was sent by Akbar under the leadership of Qasim Khan and Bhagwan Das to conquer Kashmir. At this time, the Chak dynasty was ruling Kashmir. The ruler of Yusuf Khan and Yaqub Khan had accepted the subordination of Akbar. Kashmir was not a province, but a district which became part of the Mughal Empire. In 1591 AD, Akbar sent an army under the leadership of Abdul Rahim Khan Khana to conquer Sindh. The Temuri ruler of Sindh, Mirza Jani Beg, himself come to court and accepted the position of Bade Darbar. He became one of the selected spiritual disciple of Dine Ilahi of ruler Akbar. He was given 3000 mansab and was given the Zagir of Multan. मिर्जा जानी बेग ने कहा था कि अगर उसके पास असीरगढ़ जैसा किला होता तो वो 100 सालों तक सिंध की रक्षा करता। 1591 ईस्वी में मान सिंह के नेतृत्व में उड़ीसा विजय की गई थी। क्या थी? 1591 में मान सिंह के समय क्या किया गया था? उड़ीसा की विजय की गई थी। निसार खान ने, यहाँ का जो शासक था उड़ीसा का, निसार खान ने यहाँ की इनकी अधीनता स्वीकार की थी। 1591 ईस्वी में खान देश के, इसे दक्षिण का क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार कहा जाता है भाई। शासक अली खां के द्वारा स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली गई थी। 1595 ईस्वी में अकबर के द्वारा मोहम्मद मासूम के नेतृत्व में बलूचिस्तान विजय के लिए सेना भेजी गई। यह फन्नी अफगानों के द्वारा अधीनता स्वीकार कर ली गई। मोहम्मद मासूम को यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया। मोहम्मद मासूम की रचना जिसकी रचना चीजें समझ में आ रही है ना? Mirza Jani Beg had said
that if he had a fort like Asirgarh, he would have protected Sindh for 100 years. Orissa was conquered under the leadership of Man Singh in 1591 AD. Nasir Khan accepted the subordinations. In 1591 AD, submission was voluntarily accepted by Ali Khan, the ruler of Khandesh, the gateway of the South India. खानदेश को क्या कहा जाता है? The gateway of South India का South कहा जाता है. In 1595 AD, Akbar, the leadership of Muhammad Masum to conquer Baluchistan. This funny Afghan accepted subordination. Muhammad Masum was appointed the governor her composition of Muhammad Masum. तारिक सिंध इसको बोला जाता है. सिंध युद्ध में जो सिंध युद्ध हुआ था उसमें पर चांद बीबी को बरार का प्रदेश दे दिया गया. इसी युद्ध के समय मुगल सबसे पहले मराठों के संपर्क में आए थे. 1601 ईस्वी में अकबर ने अपना अंतिम सैन्य अभियान असीरगढ़ के किले पर किया था. कहा जाता है कि असीरगढ़ का किला सोने की चाबियों से खुलता है, अर्थात किलेदार को रिश्वत देकर इसे किले पर विजय प्राप्त की गई थी. In the Sindh war, the region of Barar was given to Chand Bibi. It was during this war that the Mughals first come in contact with Marathas. In 1601 AD, Akbar carried out his last military campaign against the fort of Asirgarh. It is said that the fort of Asirgarh was opened with the golden keys, meaning that fort was conquered by bringing the fort of commander. बार्बिंग उसको रिबनिंग उसको रिश्वत दी गई थी. उसके रिश्वत देने के बाद फोर्ट जो कमांडर था उसने इसको खोल दिया था. 1605 ईस्वी में अकबर आगरा गया और जो केंद्र था वो आगरा में स्थानांतरित कर दिया गया था. इसी समय अकबर को पेचिस एवं अतिसार रोग हो जाता है. अकबर के वैद्य थे हकीम अली गिलानी और ये रोग नहीं पकड़ सका. अतः 26 अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर की आगरा में मृत्यु हो गई. तो आगरा के पास सिकंदरा में अकबर को दफनाया गया था. राजा राम औरंगजेब के समय इसकी अवशेषों को निकलवाकर जला देगा. अकबर को अर्श से आसियान कहा जाता है, स्वर्ग में रहने वाला कहा गया है. अकबर एकमात्र ऐसा शासक है जिसे मक्का की तरफ पैर करके दफनाया गया है. इसे धार्मिक, उदार व प्रजापालक होने के कारण राष्ट्रीय शासक कहा जाता है. अकबर को एकमात्र मुस्लिम सम्राट माना जाता है, प्रबुद्ध निरंकुश शासक माना जाता है. Akbar come to Agra in 1605 AD. Center shifted Agra. At the same time, Akbar suffered from the dynasty and Dehra. The Akbar is legal physician Ali Gilani could not catch this disease. And finally, on 26 October 1605 AD, Akbar died in Agra and Akbar was buried in Sikandra near Agra. Akbar is said to be Arse Asian and living in heaven. स्वर्ग में रहने वाला इसे कहा गया है. अकबर इज द ओनली रूलर हु इज बर्ड विद हिज फीट टुवर्ड्स मक्का. ही इज कॉल्ड ए नेशनल रूलर बिकॉज हिज religiously generous and a protector of the people. Akbar is considered the only Muslim emperor is considered an enlightened or autocratic ruler. अब अकबर का जो जीवन था भाई वो समाप्त हो चुका है. 1605 26 अक्टूबर. जो व्यक्ति 15 अक्टूबर 1542 में पैदा हुआ था, सेम मंथ अक्टूबर मंथ 1605 में उसकी मृत्यु हो गई थी. समय था 26 अक्टूबर. ठीक है.
तो कमेंट करके मुझे एक बार बताइए आपको ये चीजें समझ में आ गई। चलो, तो अकबर के नवरत्न, 9 दरबारियों को अकबर के नवरत्न के रूप में जाना जाता है। अबुल फजल, उन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी। उन्होंने दक्कन के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया था। शहजादा सलीम के आदेश पर पीर सिंह मुंदेला ने इसकी हत्या कर दी थी। इसने बीर सिंह बुंदेला ने 1602 के आसपास इसकी हत्या कर दी थी। नवरत्न ऑफ अकबर, द नाइन portraits were known as the Navratnas, 9 gems of Akbar. Abul Fazl, he composed Akbarnama and Ain Akbari. He led the Mughal army in the Battle of Deccan. Bir Singh Bundela murdered him on the order of Prince Salim. और इसकी मृत्यु की वजह से अबुल फजल की जब मृत्यु हुई तो बहुत ज्यादा आहत हुआ था अकबर। फेजी, फेजी अबुल फजल का भाई है भाई, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। फेजी एक महान फारसी कवि था, अबुल फजल का भाई था। इनकी देखरेख में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। उन्होंने लीलावती गणित पर रचना एक फारसी में अनुवाद किया था। फेजी, he was a great Persian poet, brother of Abul Fazl. Under his supervision, the Mahabharata was translated in Persian language. He is also translated लीलावती, एक गणित पर एक रचना है जिसका फारसी में इसने पर्शियन के अंदर इसको ट्रांसलेट करवाया। तानसेन, उन्होंने राजा रामचंद्र के दरबार में एक महान संगीतकार के रूप में कार्य किया था। किसने? तानसेन ने, जिन्होंने उन्हें तानसेन की उपाधि दी थी। उनका जन्म तन्ना के मिस्र के रूप में हुआ था। अकबर ने उन्हें मियाँ की उपाधि दी थी। ऐसा माना जाता है कि वह राग दीपक और मेघ मल्हार गाकर क्रमशः आग और बारिश ला सकते थे। अगर वो दीपक राग गा रहे हैं तो वो आग जला सकते हैं, और अगर वो मेघ मल्हार गा रहे हैं वो बारिश कर सकते हैं। थागानेर, महाराष्ट्र के अंदर इनका जन्म हुआ था, और माना जाता है कि यहाँ के बच्चे, कहावत है भाई कि तागानेर जो तानसेन नगरी है कि उसके बच्चे तो सुर में रोते हैं। बच्चे कैसे रोते हैं? सुर में रोते हैं। Tansen, he served as the great musician in the court of King Ramchandra, who gave him the title of Tansen. He was born in Tanna Misra. Akbar gave him the title of Mia. It is believed that they could bring fire and rain by singing rags, Deepak and Megh, Malhar. राजा बीरबल, मूल नाम महेशदास ब्राह्मण जाति से था। अकबर ने उन्हें राजा और बीरबल की उपाधि दी थी। यूसुफजाई जातियों से लड़ते समय पश्चिमी सीमा पर उनकी मृत्यु हो जाती है, और यूसुफजाई जाति अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर रहती है। कहाँ पर? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर रहती है। और ये जातियां क्या करती है? फुटबॉल बनाती है भाई। क्या बनाती है? फुटबॉल बनाने के लिए प्रसिद्ध है। King Birbal, his original name was Maheshdas. Akbar gave him the title of Raja, and Birbal. Yusuf Sai died on the northwest frontier while fighting this side. ये यूसुफ जातियां हैं, इनसे फाइट करते हुए ये वेस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के ऊपर इसकी डेथ हो जाती है। राजा टोडरमल, वह राजस्व व्यवस्था का प्रमुख था। उन्होंने मानक बाट और माप की शुरुआत की थी। राजा टोडरमल इनसे पहले शेरशाह के दरबार में था, और इसे गुजरात का
कर इकट्ठा करने की जिम्मेदारी अकबर के द्वारा दी गई थी। उन्होंने पहले शेर ससुर के अधीन काम किया था। अकबर ने दीवान अशरफ की उपाधि से इसे सम्मानित किया था। अकबर और बीरबल का अकबर शासन में ही है। अरे इसको सिर्फ उपाधि दी गई है, राजा बीरबल कुछ ऐसा इसको नहीं किया गया है। ठीक है, हाँ। ठीक है, और यूसुफशाही जातियों से लड़ते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। राजा मानसिंह अकबर के विश्वास सेनापतियों में से एक था। हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व किया था। ठीक है, पीछे हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इतने सारे युद्ध मैंने करवा दिए जो इनके अंडर लड़े गए। फकीर अजीउद्दीन वह अकबर के प्रमुख सलाहकारों में से एक था। वह एक सूफी फकीर था। राजा मान सिंह on the Akbar trusted journals Fakir Aziuddin. He was one of the key of advisor of Akbar. He was a Sufi फकीर। अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खां का पुत्र था, एक महान कवि था। उन्होंने बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो बाबरनामा किसकी रचना है भाई? किसने इसकी रचना की है? कमेंट। एंड किस भाषा के अंदर की है? मिर्जा अजीज कोका। इसे खान आजम या कोत क्लास के नाम से भी जाना जाता है। अकबर का पालक भाई था, दुदुमोहा भाई था। उन्हें गुजरात का सूबेदार भी नियुक्त किया गया था। कमेंट कीजिए एक बार। फारसी भाषा में इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने करवाया था। ठीक है, ये रचना किसकी है और किस भाषा के अंदर है, इसका इस बारे में कमेंट करिए। अरे तुम क्या समझ नहीं पा रहे क्या मेरी बात को? बाबरनामा किसकी रचना है और किस भाषा में लिखी गई है? बाबरनामा किसकी रचना है और किस भाषा में लिखी गई? बस रुक जाओ, तुम पता नहीं यहाँ पर सारे बात सेकंड बाद दोगे। बाबर की आत्मकथा है, बताया था, तुर्की भाषा में है। आगे देखो, गुलबदन बेगम, हमीदा बेगम। रिवीजन नहीं कर रहे भाई, इससे ये पता लगता है कि आप रिवीजन नहीं कर रहे, साबित होता है। अब्दुल रहीम खाने खाना, son of Bayram Khan, he was a great poet. He translated Babarnama into Persian. Mirza Aziz Koka, it is also known as the Khan Azam or Kot class, Akbar's brother. He was also appointed the सूबेदार ऑफ गुजरात। तो अब कुछ चीजें लिखनी होगी भाई आपको। ठीक है, एक मिनट।
हेडिंग डालो अकबर की घोषणाएं। इसको कहाँ पर रखें, चलो। अकबर के द्वारा की गई घोषणाएं। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का समाप्त, प्रतिबंध, दास प्रथा की समाप्ति। कैसे? जो युद्ध में बंदी बनाए गए हैं, युद्ध में विजित लोगों, हारे हुए लोगों को दास, ठीक है, बंदी नहीं बनाया जाएगा, जबरन इस्लाम नहीं कबूल किया करवाया जाएगा, जबरन इस्लाम कबूल नहीं करवाना। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, ठीक है। 1569 ईस्वी में नरसिंह के कहने पर जजिया कर हटा दिया, ठीक है। और 1569 में नरसिंह के कहने पर हटा दिया। 1575 में अबू दवानी के कहने पर, अबू दवानी, अबू दनवी के कहने पर दोबारा लगा दिया था। अंतिम रूप से कब हटाया? अंतिम रूप से 1589 में। ये सारी बातें जजिया कर के बारे में किसने बताई है? बदायूं ने बताई, बदायूनी ने ये बताया है। क्लियर है? 1562 में दास प्रथा की समाप्ति करना, 1563 में तीर्थ यात्रा समाप्त करना, कर यात्रा समाप्त करना, 1569 में, अरे एक मिनट, 1564 आएगा भाई, 69 नहीं आएगा, 1564 आएगा। हाँ, तीर्थ यात्रा कर 1564 के अंदर समाप्त करेगा। नरसिंह के कहने पर हटा दिया था।
1575 के अंदर 1575 के अंदर इसके कहने पर अब्दुल अब्दुल नबी नबी के कहने पर इसे दोबारा लगा दिया था। 1579 में इसे अंतिम रूप से हटा दिया था। क्लियर है? हाँ, ठीक है। क्लियर है? देखो, जजिया कर है 1564 में हटा दिया। इसके कहने पर, नरसिंह के कहने पर। फिर 1575 में दोबारा लगा दिया। किसके कहने पर? किसके कहने पर? अबू नबी के कहने पर। 1589 में अंतिम रूप से हटा दिया। बदायूं ने यही वर्ष बताया। बदायूं ने यही वर्ष बताया। ठीक है, देखो, अगर आपसे पूछे कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया, तो 1564 के अंदर समाप्त कर दिया। अगर पूछे कि 1575 में दोबारा किसके कहने पर लगाया, अबू दवानवे के, 1589 के अंदर अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। आगे है 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना। फतेहपुर सीकरी की स्थापना। ठीक है। 1574-75 में गुप्तचर विभाग की स्थापना। पंद्रह सौ चौहत्तर में घोड़े दागने की प्रथा आरंभ करना। पुनः आरंभ करना। 1575 में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ करना। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने शुरुआत करना। 1577 में 78 में सिजदा एवं पेबोस प्रथा आरंभ करना, पुनः आरंभ करना। पेबोस की जगह आपको जमी बोस भी लिखा मिल सकता है। जमी बोस भी लिखा मिल सकता है।
क्लियर है इतनी चीजें? कमेंट कीजिए एक बार। ओके, आगे लिखो 1578। इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोलना। 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया था। 1589 के अंदर मजहर की घोषणा करना। मजहर की घोषणा या फिर जारी करना। 1580 में संपूर्ण साम्राज्य 12 सूबों में बांट दिया। 1580 ईस्वी में टोडरमल द्वारा आईने आईनाए दहसाल प्रणाली शुरू करना। 1580 में फादर एमबीबी के नेतृत्व में प्रथम पुर्तगाली मिशन भारत आया था। ठीक है। 1581 में जो ये वर्ष था 1581, स्मिथ के अनुसार इसके जीवन का सबसे कठिन वर्ष था। क्लियर? 1578 के अंदर क्या किया? इबादत खाने सभी धर्मों के लिए खोल दिए। 1589 के अंदर क्या किया? मजहर की घोषणा की। 1580 में संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया। 1580 में टोडरमल के द्वारा ही दहसाल प्रथा शुरू की गई। 1580 में फादर एमबीबी के नेतृत्व में पुर्तगाली मिशन सर्वप्रथम इसके दरबार में आया था। 1581 में स्मिथ के अनुसार इसके जीवन का सबसे कठिन वर्ष था। 1582 में इबादत खाने की बहस पर बंद बहस पर प्रतिबंध लगाया। 1582 ईस्वी में दीन इलाही की घोषणा की।
घोषणा की। और दीन इलाही जो ये धर्म था, इसको सबसे पहले अगर कोई हिंदू, एकमात्र हिंदू राजा इसमें बीरबल था जिसने इसको स्वीकार किया, एकमात्र हिंदू। 1582 में सभी प्रकार के दासों पर प्रतिबंध लगा दिया, सभी प्रकार की दास प्रथा पूर्णतः रोक लगा दी। पंद्रह सौ तिरासी इलाही संवत जारी किया। इलाही संवत नामक कैलेंडर जारी किया। और कुछ निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए पशुवध रोक लगा दी। इस समय ये जैन विद्वान के प्रभाव में था। ठीक है। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी के फतेहपुर सीकरी से कुछ समय के लिए राजधानी स्थानांतरित की थी। क्लियर है? क्लियर है इतनी चीजें? पंद्रह सौ सतासी ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह को अनुमति दी थी। 1588 ईस्वी में गज ए इलाही बीगा ए इलाही शुरू की थी। 91 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाया था। रोक लगाई सती प्रथा पर। चलिए, डॉक्टर आरपी त्रिपाठी क्या कहते हैं इनके बारे में? आरपी त्रिपाठी अकबर अपने युग का पिता व पुत्र दोनों है। पिता एवं संतान दोनों। ये बात कही आरपी त्रिपाठी ने। स्मिथ क्या कहते हैं इनके बारे में? स्मिथ ने कहा है मनुष्यों का जन्मजात शासक है। अकबर के बारे में बात कही। एल्फिंस्टीन क्या कहता है कि मध्यकालीन भारत का
प्रथम राष्ट्रीय शासक। इसको रफ कर दें, कुछ चीजें और लिख लो। एल्फिंस्टीन क्या कहते हैं इनके बारे में? मध्यकालीन भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक। लेनपुल। अकबर भारत के शासकों में सर्वोत्तम था। और अकबर अनपढ़ था भाई, पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है, ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है। मुगल साम्राज्य का वह साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक एवं व्यवस्थापक था। व्यवस्थापक। अकबर का साम्राज्य मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है। अकबर के समकालीन शासक। लेनपुल। अकबर भारत के शासकों में सर्वोत्तम है। वह साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक एवं व्यवस्थापक था। अकबर का साम्राज्य मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है। अकबर के समकालीन शासक कौन थे? इंग्लैंड के अंदर कौन थे? इंग्लैंड। इंग्लैंड में थे एलिजाबेथ, रानी एलिजाबेथ। फ्रांस में कौन थे? हेनरी फोर्थ। और फारस के अंदर कौन थे? अब्बास। अब्बास। लेनपुल अकबर भारत के शासकों में सर्वोत्तम शासक इसको बताता है। अकबर अनपढ़ था भाई, ये बात भी आपको ध्यान रखना। साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और व्यवस्थापक उसको कहा गया। अकबर का साम्राज्य मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है। अकबर के समकालीन शासक इंग्लैंड के अंदर रानी एलिजाबेथ थी, फ्रांस के अंदर हेनरी फोर्थ थे, और फारस के अंदर अब्बास था। कहाँ पर? रेल हिंद के बुलंद है सर।
इंग्लैंड है। देखो क्लियर है। तो बस अब बचती है इसकी धार्मिक नीतियां। अगली क्लास जब हम सलीम के बारे में करेंगे तो उसी के अंदर इसकी धार्मिक नीति आपको करवा दूँ। ठीक है। और उसके बाद हमारा अकबर भी कंप्लीट हो जाएगा और सलीम भी उसी की क्लास के अंदर मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँ। सलीम कंप्लीट होते ही हमारा शाहजहां और औरंगजेब रहते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, शाहजहां और औरंगजेब। उसके बाद आपका एक काल मुगल काल कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ ही एक क्लास के अंदर ही आपकी प्रशासनिक व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था और इनकी वास्तुकला मैं आपको उसमें करवा दूँ। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी क्लास साथ ही हम क्लास को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वेलकम आप सभी का, आप सभी को धन्यवाद। आप क्लास में जुड़े रहते हैं लेट तक भी। थैंक यू ब्रह्मदेव बहन, वंडरफुल क्लासेस। थैंक यू सुमित्रा। थैंक यू सुमित्रा। थैंक यू मैम। ये सब आप सभी का प्यार है, आप सभी की दुआएं हैं जो इतना अच्छे से करवा रहे हैं, और आपकी वजह से ही हम तो पहले दिन से एक ही बात कह रहे हैं कि आप भी इतिहास के छात्र हो और हम भी इतिहास के छात्र हैं। PYQ जल्दी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा फोकस, अभी आपके पास आज 10 तारीख हो चुकी है, 20 दिन बाकी है। 20 दिन थोड़ा सा फोकस सिलेबस के ऊपर रखो। ठीक है। थोड़ा सा अपना फोकस। बुक की जरूरत नहीं है, PYQ के लिए बुक मत लो। ठीक है। मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, घबराओ मत आप। आर्यन तो ऑर्डर किया, वेरी गुड। नहीं लगेगा चंपा, अभी 1 मिनट रुक जाओ आप। 31 अक्टूबर जब आएगी तो 31 अक्टूबर को मुझे बताना कि आपको किस चीज से डर लगता है। जब का दीक्षांत समारोह होगा, जब आपकी एंडिंग होगी क्लास की, जब मैं सिलेबस के बारे में ये कहूंगा कि आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं, बस इसको पढ़िए, रिवीजन कीजिए, आपका पेपर क्लियर है, तब उस दिन आप मुझे बताना कि आपको किस चीज के अंदर दिक्कत आ रही है, दोबारा करवा दूँ उस चीज को। अगर आप कहोगे कि हमें ये चीजें करनी है तो MCQ फॉर्म के अंदर उन चीजों को भी मैं दोबारा करूँ। ठीक है। तो घबराना नहीं है। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।